हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा टेक्निकल क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब तक टाइम मिलता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए जैसे ही बन पड़ता है फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कोई एक टॉपिक करवा दूँ। अगर वो स्टूडेंट किसी भी बुक से पढ़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसका नाम है प्रीलिम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या मतलब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो सब प्रस्तावना में आपको वर्णन किया गया है। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रस्तावना को, प्रीलिम्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका का दर्जा मिला है। पहले हम एक बार प्रस्तावना के पूरे लिखे शब्द को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक एक कर बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करूँगी। पहले लिखा है भारत का संविधान। उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका का दर्जा मिला है, इसलिए यहाँ पे उद्देशिका लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना प्रस्तावना को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीलिम्स। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। चलिए ये प्रीलिम्स है, बारीकी से समझते हैं एक एक करके कि एक एक लाइन का मतलब क्या है इस प्रीलिम्स का। देखिए यहाँ पे भारत जो शब्द है, ये प्रस्तावना में भारत शब्द 2 ही बार उल्लेखित हुआ है, वो भी पहले ही लाइन में। एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितने बार उल्लेखित किया गया है। तो आंसर क्या होगा कि भारत शब्द 2 ही बार उल्लेखित किया गया, वो भी पहले ही लाइन में। देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, तो भारत इस पूरे प्रीलिम्स में उद्देशिका में प्रस्तावना में कितने बार आया है, तो 2 ही बार भारत आया है। ये कुछ खास शब्द है, ये जितने भी प्रस्तावना में लिखे शब्द है वो खास है। ये कुछ खास शब्द है जिनको समझना जरूरी है। संविधान को जब लिखा गया तब कुछ उद्देश्य थे कि सिस्टम ऐसे रन करेगा, उस उद्देश्यों का वर्णन इस प्रस्तावना में किया गया है, इस प्रीलिम्स में किया गया है, इस उद्देशिका में किया गया है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका का दर्जा दिया जाता है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो शब्द कौन कौन है। सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। देखिए सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सबसे पहले ध्यान रखना है भारत सिर्फ 2 ही बार आया है, तीसरा कहीं नहीं लिखा है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहने का मीन्स है
ये हम लोग की बात कर रही है, हम भारत के लोग जो लिखा है, तो किसकी बात कर रही है? तो हम लोग की बात कर रही है। संविधान लिखने वाली संविधान सभा अपने आप को क्या मान रहा है? रिप्रेजेंटेटिव मान रहा है, और वो कह रही है कि आप हम इसको अंगीकृत अपमापित करेंगे। कौन करेंगे? हम भारत के लोग, यानी कि हमारे देश की मेन ताकत इस भारत की कौन है? तो इस भारत की जनता है, इस भारत की जनता है। और संविधान लिखते टाइम ये लिखित में है, कुछ शब्द है प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रित्मक, गणराज्य। ये डिफाइन करते हैं कि बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो 5 शब्द है, संपूर्ण, प्रभुता संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो 5 शब्द है, ये बेसिकली क्या बताता है? ये बेसिकली बताता है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। संपूर्ण, पहला है संपूर्ण संप्रभुता। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है। संप्रभुता के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोवरेनिटी। यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की एक विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया 200 साल अंग्रेज़ों के अंदर गुलाम बन के रहा। अंग्रेज़ आ गए थे 1600 कुछ में। अंग्रेज़ कब आए थे? 1600 कुछ में अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आ गए थे इंडिया में। लेकिन गुलामी की बात करूँ तो प्लासी की लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और 1769 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1769 में बक्सर का युद्ध, और फिर 1947 तक, जब तक हमारे देश ने आज़ादी नहीं पाई, लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों के दस्तक में जकड़ा हुआ ये भारत। हमें ज़रूरत था कि उनसे आज़ादी के बाद अपनी सत्ता खुद संभालेंगे। हमारे विदेश नीति कैसे रहेगी, हमारे विदेशियों के साथ संबंध कैसा रहेगा, हम किसके साथ व्यापार करेंगे, किसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, अपनी नीतियाँ खुद बनाएंगे। कहने का मीन्स है कि हम अपनी नीतियाँ खुद बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट के बारे में। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये 1976 में हुए जो एमेंडमेंट हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये प्रस्तावना में पहले नहीं था जो जोड़ा गया। समाजवाद और पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है पूंजीवाद। तो समाजवाद और पूंजीवाद ये बेसिकली आइडियाज़ हैं। ये बेसिकली क्या हैं? ये आइडियाज़ हैं। पूंजीवाद का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा? अमेरिका। अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री है, जहाँ पर पूंजीपतियों का मानना था कि पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा और समाज के निचले तबके को जितना हो सके नीचे दबा देना चाहिए। समाजवादी ठीक उसी उल्टी है।
इसमें सोचते हैं कि पूरे समाज को विकास होना चाहिए और जो डिफरेंस है सोसाइटी में ये नहीं हो। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही अलग हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। इसको इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। इसका मीन्स है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग को इक्वल का दर्जा मिला है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम रह सकते हैं, सिख रह सकते हैं, ईसाई रह सकते हैं। यहाँ पे सभी धर्म को रहने का अनुमति दी है संविधान में। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में। डेमोक्रेसी मीन्स होता है ये ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए वो नियम बनाए, लोगों पे राज वो लोग करें, लेकिन बनाए जाए लोगों के द्वारा। तो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? जनता हमारा तंत्र है, हम सब के पास पावर है, उसे कहते हैं मताधिकार। जनता के पास एक पावर है जिसको हर एक जनता को एक वोट देने का अनुमति है, जिसको मताधिकार कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 18 वर्ष के बाद हर लोगों को पावर्स दिया गया है। पहले 21 ईयर थी, तो 1989 में 6वां संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत घटाकर 18 ईयर, 21 से घटाकर कितना 18 ईयर। पहले जो था 21 ईयर में मताधिकार देने का पावर्स था जनता लोग को, और इसको 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके कितना ईयर कर दिया गया 18 साल। वोट डालने की एज कितना है 18 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं गणराज, रिपब्लिक की बात करते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों अलग हैं। ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र अलग है और गणतंत्र अलग है। गणराज का मतलब है इस देश का सबसे बड़ा आदमी, इस देश में जो सबसे बड़े आदमी है, एक संविधान प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख, जो एक पीएम है। कौन है? एक पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रपति है। देश का सबसे बड़ा हेड है वो। उस आदमी का पोस्ट इस देश में पौत्रिक नहीं है, वो एक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। जो प्रेसिडेंट है और एक पीएम है, प्रधानमंत्री, ये दोनों ही हेड हैं इस कंट्री के लिए। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जानना जरूरी है। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों जो शब्द हैं ना फ्रेंड्स, पहले संविधान में नहीं थे। ये संविधान में एक बार चेंज किया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन, और 3 नए शब्द इस संविधान में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, संविधान में एक बार संशोधन किया गया। अब ये 3 न्याय से संबंधित है। जो तीनों है ये न्याय से संबंधित है। न्याय, जस्टिस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में न्याय को जस्टिस बोलते हैं। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, जिसको अभी मैंने बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर हम चर्चा करें तो संविधान के प्रस्तावना में ये भी है कि हर इंडियन को अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है।
हर इंडियंस को अपना जो भी उसको इच्छा है, जो भी उसके अंदर है, जो किसी को बोलना चाह रहा है, तो उसे अपना विचार विमर्श करने का उसको अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। भारत में आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो इसी भगवान को पूजा करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मुसलमान के जो भी भगवान गॉड्स होते हैं उनकी पूजा करें, सिख हैं तो वो अपने भगवान को पूजा नहीं, आप किसी भी धर्म के भगवान को पूजा कर सकते हैं, करने का अधिकार है आपको। 3 शब्द, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। भारत में आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा, अवसरों की समानता। एतद द्वारा के मीन्स क्या होता है? एतद द्वारा मीन्स अपने द्वारा। आत्मपित, 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मआप्ति। 26 नवंबर 1949 और ये एतद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजदूर के अभाव या गतिविधियों के बचत के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना। समानता की बात करें तो समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो पहले मिले।